जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 5 लेंगे जो आपका आरबीडी पब्लिकेशन का है। आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर द्वारा निकाला गया है और जो इसका सेट लेंगे आज 5 है। इसके पहले हम 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ वहां टेलीग्राम पर आपका मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर आपका जो सेट होगा आपका 5 और इसमें जीके जीएस का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी सेट लगाते चलेगा और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही हुआ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, मृतकों का आपका टीला हो जाएगा। याद रखिएगा, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित शहर और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो सितंबर और दिगंबर जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, जैन मत। डी हो जाएगा आपका जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन संगीति के अवसर पर ही जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और सितंबर में विभाजन हो गया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते हैं और आपका सितंबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, बारडोली सत्याग्रह 1900 आपका 28 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आंदोलन की सफलता पर महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था और बाद में महात्मा गांधी उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि आपका खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। सीमांत गांधी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। वह बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को और बंगाल केसरी बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ये आपका किए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना की थी। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत जिसका अर्थ है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता को उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था तथा कुछ राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर रहा
इसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था। उसकी उसी को आर्थिक निष्कासन सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया। तो ये आपका सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गाना के रचयिता मोहम्मद इकबाल है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल है। यह अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उर्दू और फारसी में भी उनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी माना जाता था। उनकी रचनाएं असार एक खुदी, आपका रुमजी एक बेखुदी और बंग ए द्वारा, जिसमें देश भगत पुण्य तरान ए हिंद सारे जहां से अच्छा शामिल है, इन्हें इकबाल ए लाहौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां कि चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? तो यह आपका शुरू किया गया था 1991। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। चीन ने भारत के एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसका पूरा नाम हुआ, सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार उन्हें आपका याद रखिएगा 1976 से शुरू किया गया था। 1976 से शुरू किए गए थे। और चीन में मौसम तुंग के बाद वहां आर्थिक क्रांति लाने का श्रेय डांग श्याओपिंग को दिया जाता। और श्याओपिंग ने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी उसके 2018 से 40 साल हो गए। डांग आपका श्याओपिंग, इसे चीन की दूसरी क्रांति कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि चीन ने भारत के कहा रहा था कि एलपी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? तो ये 1991 से शुरू किया गया था, याद रखिएगा, लेकिन चालू हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां कि 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका रूस और तुर्की के बीच। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। क्रीमिया युद्ध का आपका जो है काला सागर के आसपास रूस और तुर्की के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांस व ब्रिटेन ने रूस के तुर्की का साथ दिया और क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास की सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान सभा बनने की सिफारिश सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने दी थी और इसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें हो जाएगा कह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो ये आपको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है और वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है, ये भी रखिएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के संविधान के लिया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 13 कि 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा ने दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर जो होगा 13 के आपका ए हो जाएगा। 13 के ए। संविधान सभा के आपका अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रिट जारी किया जा सकती है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसे। ऑप्शन में आपका है जिला न्यायालय द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 14 के डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। यानी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, जबकि उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 से है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए जारी करना अनिवार्य है, जबकि उच्च न्यायालय इसके लिए मना भी कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा, कहता निम्न में कौन सा सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुख्य मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या आपका एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा कि ये भारत के पहले मुस्लिम आपका ये पहला सही है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, याद रखिएगा। और जाकिर हुसैन जो थे आपका भारत के पहले मुस्लिम, जो भारत के तीसरे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल 13 मई 1966 से 13 मई 1966 से 13 मई 1969 तक था। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और राज्यसभा लोकतंत्र को ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में से सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा 42 में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 1952 के समुदाय, याद रखिएगा कि 1952 में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण 1956 में बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया, जैसे जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आदि होता। 1958 में इस समिति का सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। तो ये आपको ऑप्शन में, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है, लेकिन इसका डॉट लग रहा है कि क्या चीज दिया हुआ। ये कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज, ये तो त्रिस्तरीय होना चाहिए। तो ऑप्शन में पता नहीं कैसे दिया है, ये ऐसे देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो याद रखिएगा आपका ये आपका कह रहा है यदि कोई नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यही आपका सही नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा। बाकी सभी सही है कि गांधीवादी भी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ये आपका पहला सही नहीं है कि यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये सही नहीं है, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक अनुपूर्ति में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि निम्न में कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो ये आपका कन्नड़ किए गए है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
ए हो जाएगा, याद रखिएगा। कन्नड़ भाषा को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है और संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, याद रखिएगा 22 भाषाओं को। और शास्त्रीय भाषा का कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास होता है। शास्त्रीय भारत में आपको 8 गो के घोषित किए नहीं 4 गो के घोषित नहीं 6 गो के घोषित किया गया, याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषा जो है आपका 6 गो है भारत में। संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया आपका, फिर उड़ीसा हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, ये सब आपका जो है 6 गो शास्त्रीय भाषा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि चंद्रमा का घूर्णन अवधि बताना है कि चंद्रमा को घूर्णन अवधि कितना होता है। तो याद रखिए चंद्रमा का घूर्णन अवधि आपका 28 दिन होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा, जो सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। यह क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के घूर्णन अवधि 28 दिन की है और पृथ्वी से चंद्रमा का 29% भाग दिखाई देता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो पेशावर और काबुल खैर अफजारा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यह दर्रा 50 किलोमीटर लंबा व 10 फुट चौड़ा है। पेशावर से काबुल तक इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण। तो इसका मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि हिमखंडों के बर्फ पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि है। इसका अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे गहरी झील आपका बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से बनी हुई है और कैस्पियन, याद रखिएगा कैस्पियन सागर विश्व का सबसे ज्यादा पानी वाली झील है। बैकाल झील दूसरे नंबर पर आती है क्योंकि कैस्पियन सागर का पानी खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपका अमेजन नदी है। याद रखिएगा अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। पानी के घनत्व के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पर। इस नदी की चौड़ाई आपका 190 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 25 की इग्लू क्या है। तो याद रखिएगा इग्लू जो है आपका गुलबंद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, एस्किमो प्रजाति। याद रखिएगा इग्लू जो है आपका गुलबंद के आकार का एक घर है जो या झोपड़ी है, घर के या झोपड़ी। यह एक बर्फीले इलाका में पाया जाता है। देखिएगा अधिकतर ये बर्फीले इलाके में पाया जाता है। यह काफी कठोर होती है। किसी भी सामग्री से बने मकान या घर के लिए इग्लू शब्द इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं और इसमें इसके एस्किमो जाति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका इसमें है 25 के बाद आपका 26 में कहता है कि कर्क रेखा किस राष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। तो किस राष्ट्र से होकर नहीं गुजरता ये पूछ रहा है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 26 किसी कर्क जो है आपका कर्क रेखा आपको उड़ीसा से नहीं गुजरता। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरता। उड़ीसा जो है भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह भारत का 8 राज्यों से होकर गुजरती। याद रखिएगा कर्क रेखा, जिसमें 8 राज्यों में झारखंड हो गया, झारखंड, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा 8 राज्यों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय प्रावधान मेरिडियन पर आधारित कहां से गुजरती है। तो यह आपका याद रखिएगा इलाहाबाद प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच के आधार पर भारतीय मानक समय का निर्धारण किया गया है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो आप प्रयागराज के नाम से जाना जाता है।
और याद रखिएगा देशांतर 82.5 डिग्री आपका भारत का मानक देशांतर रेखा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़े के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। निम्न में कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, यह नहीं है। कह रहा है कि यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है, यही आपका सवाल नहीं है, क्योंकि ये चावल के उत्पादन पर नहीं हुआ था खाली। इसका आप देखिए अगर ऑप्शन और बाकी ऑप्शन पढ़िए कि इसका प्रारंभ 1966 में की खरीफ ऋतु में हुआ था, ये सही बात है। इसका प्रारंभ आधुनिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ है, ये भी सही है। और प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला, ये भी सही है। लेकिन ये डी जो है यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है, यही गलत है। तो ये आपका आंसर जो होगा यही होगा। हरित क्रांति के बारे में यहाँ केवल जो कह रहा था आपका डी ऑप्शन, यही आपका गलत नहीं है, ये आपका असत है। भारत में हरित क्रांति का जनक याद रखेगा एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले किस्मों और फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, देश में कृषि उत्पादन बढ़ा और खदानों में आत्मनिर्भर हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता 30 में कि 2001-2011 के दशक में भारत निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो आपका मेघालय में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 2001 से 11 के दशक में भारत के मेघालय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। और सबसे कम अगर कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। प्रत्येक 10 याद रखिएगा प्रत्येक दशक के बाद भारत में आपका जनगणना होता है। प्रत्येक 10 साल के बाद भारत में जनगणना होता है, याद रखिएगा। लास्ट जनगणना आपका 2011 में हुआ है। अभी 2011 के बाद 10 में 2021 में होना चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि निम्न में किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो यह आपका राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार आयात के कारण घटता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आयात के कारण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आयात के कारण क्या घटता? आयात से हमें बाहरी देशों से अपने देश में वस्तु मंगवाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय घटती है, और निर्यात में देश बाहरी देशों को वस्तु भेजता है, जिससे आय बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 के कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो यह आपका जिम्मेदार था ऑप्शन नंबर डी नागरिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए नागरिक जिम्मेदार था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है और कौटिल्य और चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु एवं मुख्यमंत्री थे। इनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका विशेष योगदान था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति का ज्ञान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 की गालिब थे। तो गालिब याद रखिएगा मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 के ए हो जाएगा, कवि थे। मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 34 कि भारत का जिम मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो यह याद रखिएगा भारत का जिम मंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका याद रखिएगा 1 मई से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 35 का बी। और यह तारीख 1889 से हुई पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में तय की गई थी।
इस दिन अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कौन सा कथक कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये आपका राइट आंसर जो होगा 36 के आपका सी हो जाएगा, लखनऊ। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। यानी शास्त्रीय नृत्य में से सबसे पुराना कथक नृत्य है, याद रखिएगा, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी। कथक जो है, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना है। और लखनऊ घराने का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। यह घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। और 17 मई 1749 में एडवर्ड जेनर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की तकनीक के बारे में बताया। और कोच ने यह सिद्ध कर दिया कि कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो ये आपका जंतु में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी। जीवाणु जो है, आप जीवाणु वनस्पति कोशिका में, कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव तथा मोटी दीवार पाई जाती है। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और एक कोशिकीय पौधे वनस्पति की जनन कोशिकाओं एवं प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पैक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना तथा प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, उपस्थिति एक संयोजी उत्तक है। तो उपस्थिति आपका एक कोमल संयोजी उत्तक का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 39 के सी हो जाएगा। उपस्थिति मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी उत्तक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित आपको कंड्रोसाइट कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ों आदि उपस्थिति के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? तो मनुष्य में पित्त का उत्पादन जो होता है आपका जिगर से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन लीवर में होता है। और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक पीले, भूरे या हरे रंग का द्रव होता है जो वसा पाचन में सहायता करता है। पित्ताशय केवल पित्त रस को अपने अंदर संभाल कर रखता है। और मानव शरीर का आपका आमाशय प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम बनाता है, जैसे कि पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, जिगर। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो चरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हार्वे दिल के कार्य और शरीर के चारों ओर रक्त के संचलन का सही वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में है कि गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो यह आपका है ब्रेस्ट बोन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन जो होगा वह आपका ब्रेस्ट बोन छाती के मध्य भाग में स्थित एक लंबी हड्डी है। यह उपस्थित आपका माध्यम से पसलियों से जुड़ता है और पसली पिंजरे के समान बनता है। इस प्रकार दिल फेफड़े को चोट से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा 43 का आपका बी, बहु इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर जो होगा बी, बहु इनहेरिटेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
आपका बी हो जाएगा। यानी बहुक्रियात्मक विरासत का अर्थ है कि कई कारक यानी बहुक्रियात्मक जन्म दोष पैदा करने में शामिल हैं। कार्यक्रम आमतौर पर आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों होते हैं, जहां अज्ञात पर्यावरणीय कारकों के अलावा माता पिता दोनों के जीवन का संयोजन गुण या स्थिति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पोलियो तथा चेचक बीमारी के होने का कारण बताना। तो ये रखिएगा आपका विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 44 के सी। चेचक को शीतला बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक विषाणु जनित रोग है जो 2 वायरस के कारण होती है। पोलियो एक आपका विषाणु जनित आपका भीषण संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित खाने के माध्यम से फैलता है। और पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 45 का। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 45 के ए, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। हमारे सर्वाधिक परिचित पौधे जैसे मटर, आम, नारियल, गेहूं और चावल आवर्तबीजी वर्ग के हैं। इनके बीज सदैव फलों के अंदर रहा करते हैं। फल परिपक्व निषेचित अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 के आपका 46 में कहता है क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो याद रखिएगा बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो आपको ये बीमारी का रोग होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। आपने प्रोटीन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 47 की ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन की मात्रा का कम होना ओजोन विहीनता कहलाता है। याद रखिएगा ओजोन विहीनता। जिन रसायनों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है वे ओजोन क्षरण पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 भार का एसआई मात्रक बताना है। तो याद रखिएगा भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि आपका स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रहे वस्तु का त्वरण होता है। तो याद रखिएगा आपका चर त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 51 की बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होता है। कितना होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका लगभग 455 के पावर -390 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आयात तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 52 के आपका बी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा ऊष्मा के एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण बताइए। तो आसमान का नीला रंग होने के कारण ये प्रकाश का परिकिरण है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। प्रकाश का परिकिरण वह है जिसमें ऊर्जा का वाहक और परिकिरण होने वाला विकिरण प्रकाश होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल व अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिससे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। और जिस रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। जैसे आकाश का रंग है, सूर्य के प्रकाश परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 55 के वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। तो जो एनोड पर होती है ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। एनोड पर प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन है। यह एनोड सकारात्मक और कैथोड नकारात्मक इलेक्ट्रोड है।
नेक्स्ट है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की समान संख्या होती है। यह एवोगाड्रो का नियम है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, एवोगाड्रो का नियम। याद रखिएगा आपको कि 1826 ईस्वी में आपको याद रखिएगा यानी एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के बराबर आयतनों के अणुओं की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 57। 57 में आपका है 57 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो याद रखिएगा ये आपका ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। 1826 ईस्वी में ब्रोमीन की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने की थी। याद रखिएगा। और ब्रोमीन आवर्त सारणी का 17 समूह का तत्व है और ब्रोमीन का उपयोग कागज बनाने तथा फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। और ब्रोमीन जो है अधातु ही केवल समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 और परमाणु संख्या 16, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है आपका द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या होता है। तो द्रव्यमान की संख्या आपका 32 है और परमाणु की संख्या 16 है। तो 32 में से 16 जाएगा तो आपका 16 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो ये आपका हाइड्रोजन है, आपका अक्रिय गैस नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा 59 के सी हो जाएगा। 59 के सी वह था जिसके आखिरी कक्षा में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वह अक्रिय गैस कहलाते हैं। याद रखिएगा जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, जिनोन आदि। जबकि हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस ना होकर काफी रिएक्टिव गैस है जो कि आवर्त सारणी में सबसे पहले यानी कि परमाणु संख्या 1 पर रखी गई है तथा इसके आखिरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिस वजह से यह अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम बताना। तो याद रखिए बिना बुझा का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। जो जिसे आमतौर पर आपका किक लैम्प के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स आपका Xe2O2F2 की आकृति होती है। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका त्रिकोणीय द्वीप पिरामिडिक। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। तो परम कारण इसका है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। जिस प्रक्रिया में तने में पत्तियों या मसूर में स्टोमेटा के माध्यम से जल के वाष्प के रूप में जल के हानि होती है वह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 63 के रासायनिक परिवर्तन के लिए आपका असत कथन छांटना है। तो ये देखिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 63 के ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 के। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन हो तब रंग बदलता है, ना नया पदार्थ बनता, ऊर्जा में परिवर्तन होता, कोई गंध उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 64 की आपका कार्बोरेंडम क्या है। कार्बोरेंडम क्या है। तो कार्बोरेंडम आपका सिलिकॉन कार्बाइड है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी आपका सिलिकॉन कार्बाइड। इसकी खोज आपका 1891 में एडवर्ड गुडरिच एचेसन ने की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 65 के अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 65 के आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति आपका मछली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा डी होगा। शब्द नीली क्रांति एक्वा कल्चर के उद्भव को संबोधित करता है और एक्वा कल्चर जलीय पौधों में जानवर की खेती है यानी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध को ज्ञानदेव की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञानदेव की प्राप्ति इसका बोध गया में हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। तो पहली बार आपका काठूरगंज में की गई था। ऑप्शन नंबर जो होगा
ठाकुरगंज में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये आपका बनेगा सांची, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 69 के डी हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। सांची जो है, सांची को सौर शहर के रूप में विकसित करने का काम पूरा हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 70। कहता है कि क्वेश्चन पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 70 का डी, उड़ीसा में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डॉवर मॉडल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था, याद रखिएगा। और 1 अप्रैल 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद की पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों, सिंचाई के निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र पर आधारित थी। यह योजना हेराल्ड डॉवर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर जो है अब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कि भारतीय रक्षा अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार या माल्टे मिंटो सुधार। तो ऑप्शन नंबर 72 को जो होगा बी हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कारण अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, को 10 मार्च 1919 को पारित किया गया। इसमें सरकार को किसी व्यक्ति को जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त था बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा इसमें निर्वाचित संसद और प्रावधान शामिल है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। गणतांत्रिक के का अर्थ होता है गण यानी जनता का तंत्र, जनता के द्वारा जनता के बीच से चुने हुए प्रतिनिधियों का तंत्र ही असल मायने में गणतंत्र कहलाता है। इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग में संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करना। ILO वाशिंगटन, IMF पेरिस, UNIDO वियना, यूनेस्को जिनेवा। सही विकल्प बच्चों को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी, UNIDO वियना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 में की गई थी। नेक्स्ट है कि आपका ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों में विभाजित किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन सूरत में संपन्न हुआ। इसमें गर्म दल और नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। इसके बाद 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों को आपस में विलय हुआ और सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 76 कि श्रीहरिकोटा से PSLV-17 द्वारा एक उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। तो ये किया गया था आपका संचार, ऑप्शन नंबर जो होगा संचार उपग्रह, ऑप्शन नंबर होगा 76 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है?
तो ये आपका धौलावीरा पाया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 77 का बी। धौलावीरा प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी तक है और धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के आपका 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 78। कहता को वर्ष 2002 में सभी गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये आपको शुरू किया गया था स्वजल धारा योजना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। स्वजल धारा योजना बांदो जनपद मध्य प्रदेश में वर्ष 2002-03 में शुरू हुई थी और योजना का शुरुआत में ग्रामीण समितियों के जरिए कुआं और हैंडपंप बनाने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन है तो फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। फोर्ट्रॉन विश्व की सबसे उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1957 में जे.डब्ल्यू. वेकस के प्रस्ताव पर IBM द्वारा किया गया था। यह आपका अंग्रेजी के शब्दों फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रॉन में उन स्वरूपों को व्यापक प्रयोग किया जाता है जो बीजगणितीय सूत्रों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि जून 2019 में ने ओस्टावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये आपका तोड़ा था सोने मिल उरेबो ने ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। जून 2019 में सैले मिल्लर उरेबो ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और आपका ओस्ट्रावा गोल्डन आपका स्पाइक की स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 की 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो ये आपका हस्तशिल्प से संबंधित ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 81 के ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 12 तक निर्धारित है और इस योजना में 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर 85% तक बढ़ाना और रोजगार को 7 लाख नए अवसर पैदा करने पर हस्तशिल्प जैसे मुख्य लक्ष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो याद रखिएगा ये आपका सोनल मानसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 1992 में सोनल मानसी को कला के क्षेत्र में पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये दिल्ली से हैं और सोनल मानसी एक भारतीय शास्त्रीय और भारतनाट्यम और उड़ीसा नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 शीतल पेय में फिज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है जिसकी वजह से फिज सनसनाहट उत्पन्न होती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, रसना, नींबू पानी आदि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। तो ये आपका ले जाता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 84 का आपका डी। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन अणु में 4 हिम समूह होते हैं तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के एक अणु को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 कि इंसुलेटर एक उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा आपका ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जो होगा 85 का सी। मानव शरीर इंसुलेटर का एक उदाहरण
नहीं होगा। रबड़, हीरा, कांच इंसुलेटर के उदाहरण हैं, लेकिन मानव शरीर इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर या विद्युत रोधी वे पदार्थ हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 85 का सी। तो आज का जीके जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। सारा क्लास का पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगा। थैंक यू।